Hello guys, welcome to Rapid Physics. This is our first video and this video is purely dedicated for CSIR NET 2023 students. As per the announcement, CSIR NET exam for physical science will held on 8th of June 2023. So we have a very few days left. So in this series, we'll provide you with a rapid revision of all your physics subject. We'll first start with classical mechanics. और क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको पता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, लैग्रांजियन। लैग्रांजियन पता होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स दे आर द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द मोशन ऑफ दैट सिस्टम। यानी हमारे पास कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होने चाहिए किसी भी सिस्टम के मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए। इसका फॉर्मूला क्या है, डी एन माइनस के, जहां डी है डायमेंशंस, एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व्ड और के है कंस्ट्रेंट्स। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में दो तरीके की कंस्ट्रेंट्स होती हैं, हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स और नॉन हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स इक्वालिटी को फॉलो करती हैं और नॉन हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स इनइक्वालिटीज को फॉलो करती हैं। बट इनका बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये हमारे नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को अफेक्ट करती हैं और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को अफेक्ट नहीं करती हैं। अब जितने आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उतने ही आपके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की सबसे मेन प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यानी आपके पास मान लो आपके पास दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हैं Q1 Q2, तो Q1 और Q2 दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इनका कोई भी डायमेंशन हो सकता है। यानी आपके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जरूरी नहीं है सिर्फ आपके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हों, ये एंगल के डायमेंशंस भी ले सकते हैं, ये किसी और भी चीज के डायमेंशंस ले सकते हैं। फिर लैग्रांजियन एक प्योर मैथमेटिकल क्वांटिटी है जो सिर्फ आपके सिस्टम के डायनेमिक्स को शो करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। यानी इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लैग्रांजियन किसका फंक्शन होता है? लैग्रांजियन फंक्शन होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू का। क्यू डॉट क्या है? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव और खुद टाइम का फंक्शन होता है। लैग्रांजियन का फॉर्मूला होता है T माइनस वी, जहां T है उस सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी और V है उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको क्वेश्चन में ही मेंशन होगी। जैसे हो सकता है ये ग्रेविटेशनल हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है इलास्टिक हो, या ये भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन में आपको खुद पोटेंशियल रिप्रेजेंट करके दे। फिर लैग्रांजियन कैलकुलेट करने के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट क्या होगा कि आपको लैग्रांजियन इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। तो लैग्रांजियन इक्वेशन होती क्या है? इट इज डी बाई डी टी dl by dq डॉट माइनस dl by dq इज इक्वल टू 0। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और जिस भी सिस्टम के लिए आपने लैग्रांजियन निकाला होगा आप उसकी कंप्लीट डायनामिक्स को कैलकुलेट कर पाओ। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट मोमेंटम। कॉन्जुगेट मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है? dl by dq डॉट, यानी लैग्रांजियन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिक कोऑर्डिनेट। अब कोई भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट साइक्लिक कब होगा? वो साइक्लिक तब होगा जब dl by dq यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लैग्रांजियन विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या हो? 0। और ये चीज कब देखी जाती है? जब आपका L है वो Q का यानी आपके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का एक्सप्लिसिट फंक्शन ना हो। और अगर कोई भी आपका कोऑर्डिनेट साइक्लिक है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका जो कॉन्जुगेट मोमेंटम होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हैमिल्टोनियन। अब किसी भी लैग्रांजियन को आप हैमिल्टोनियन में कैसे कन्वर्ट करते हो? उसको कन्वर्ट किया जाता है वाया लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन। हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है समेशन QI डॉट इंटू पी आई माइनस एल। अब हमने यहाँ समेशन क्यों लगाया है? क्योंकि जितने आपके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे आप उतनी प्रोडक्ट टर्म्स लिखोगे। अगर 3 है तो आपकी टर्म्स होंगी Q1 डॉट P1, Q2 डॉट P2, Q3 डॉट P3 माइनस एल। अब जैसे लैग्रांजियन इक्वेशंस थी वैसे ही हैमिल्टोनियन इक्वेशंस भी होती हैं, जो हैं डेल एच बाई डेल पी इज इक्वल टू क्यू डॉट, डेल एच बाई डेल क्यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट एंड डेल एच बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल एल बाई डेल टी। अब हैमिल्टोनियन का सिग्निफिकेंस क्या है? हैमिल्टोनियन अपना सिग्निफिकेंस तभी दिखाता है जब वो क्या कर रहा हो, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा हो सिस्टम की। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन एनर्जी को कब रिप्रेजेंट करेगा? उसकी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है दैट H डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, कि H जो है आपका हैमिल्टोनियन वो टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। और दूसरी आपकी नेसेसिटी क्या है कि जो पोटेंशियल इन्वॉल्व है मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। यानी आपका जो पोटेंशियल इन्वॉल्व है वो वेलोसिटी कोऑर्डिनेट पे कभी डिपेंड नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस फॉलो होती हैं तो आपका हैमिल्टोनियन एनर्जी को, उस सिस्टम की एनर्जी को रिप्रेजेंट भी करेगा और वो एनर्जी उस केस में कंजर्व्ड भी रहेगी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइजन ब्रैकेट। अब पॉइजन ब्रैकेट कैसे कैलकुलेट की जाती है? दो फंक्शंस की। वो है पॉइजन ब्रैकेट ऑफ ए बी बराबर होगा डेल ए बाई डेल क्यू इंटू डेल बी बाई डेल पी माइनस डेल ए बाई डेल पी इंटू डेल बी बाई डेल क्यू। अब ये जितने आपके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे आपको उतनी बार करना पड़ेगा। अगर आपके 3 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, मान लो x, y और z, तो सबसे पहले आप ये टर्म कैलकुलेट करोगे फॉर x px, फिर कैलकुलेट करोगे फॉर x py, फिर कैलकुलेट करोगे z pz के लिए। अब पॉइजन ब्रैकेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि पॉइजन ब्रैकेट ऑफ ए बी बराबर होगा नेगेटिव ऑफ पॉइजन ब्रैकेट ऑफ बी ए। पॉइजन ब्रैकेट ऑफ ए प्लस बी with C will be equal to poison bracket of AC plus poison bracket of BC. Next property is alpha A की poison bracket with B will be equal to alpha into poison bracket of AB, यानी ये जो constant है वो बाहर आ जाएगा. Next property is A poison bracket with BC.
इसमें आप क्या करोगे, पहले बी को बाहर निकालोगे, ए सी की पॉइजन ब्रैकेट निकालोगे, प्लस ए बी की पॉइजन ब्रैकेट निकालोगे और इसे सी से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगली प्रॉपर्टी है ए बी का पॉइजन ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय सी, वो बराबर होगा सी इंटू पॉइजन ब्रैकेट ऑफ ए बी। इसका मतलब ये यहाँ पे कॉम्यूटेशन लॉ को फॉलो करता है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप सी को बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हो या पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये कॉम्यूटेटिव होगा, ये दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी। अब पॉइजन ब्रैकेट का मैक्सिमम यूज कहाँ आता है? इसका मैक्सिमम यूज तब आता है जब आपको ये चेक करने को बोला जाए कि बताओ ये क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंजर्व रहेगी कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एफ कोई क्वांटिटी है उसको चेक करना है कि ये कंजर्व्ड है कि नहीं, तो आप कैलकुलेट करोगे कंप्लीट डिफरेंशियल ऑफ एफ विद टाइम। वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा पॉइजन ब्रैकेट ऑफ दैट क्वांटिटी विद हैमिल्टोनियन ऑफ द गिवन सिस्टम प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दैट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर ये वैल्यू जीरो के बराबर आ जाती है तो आपकी वो क्वांटिटी कंजर्व्ड रहेगी, यानी कांस्टेंट रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको हमने इंट्रोड्यूस क्यों किया था? ताकि हम जो नंबर ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट है उनको इंक्रीज कर पाएं, क्योंकि जितने ज्यादा आपके साइक्लिक कोऑर्डिनेट होंगे उतने कॉन्जुगेट मोमेंटम कंजर्व्ड रहेंगे और उतनी ही कम आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन को किस में कन्वर्ट किया जाता है? वाया कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। उसको कन्वर्ट किया जाता है कैमिल्टोनियन में, जिसमें कुछ नए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं जैसे कैपिटल क्यू, कैपिटल पी और टाइम। अब जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्मॉल ऑसिलेशंस। अब ऑसिलेशंस तो आपको पता है क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। स्मॉल ऑसिलेशंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि पहली बात तो ये मोशन होता है अबाउट अ पर्टिकुलर स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है कि इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो हमेशा लीनियर होती है, यानी रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा एक्स की यूनिट पावर पर ही डिपेंड करती है। अब अगर आपको स्मॉल ऑसिलेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो जनरली यही होगा कि उस ऑसिलेशंस की आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले आप जो पोटेंशियल है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर अपना जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसे कैलकुलेट करोगे, यानी उस पोटेंशियल का मिनिमा कैलकुलेट करोगे। फिर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ डेल स्क्वायर वी बाय डेल एक्स स्क्वायर, जो हमें कैलकुलेट करना है स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, डिवाइडेड बाय एम। एम क्या है? मास जो स्मॉल ऑसिलेशंस एग्जीक्यूट कर रहा है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसीज। अब ये भी एक तरीके के क्वेश्चन नहीं आता, आपको कोई सिस्टम दिया होगा जिसमें ऑसिलेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं और आपको उस सिस्टम की नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आप यूज करते हो ये डिटर्मिनेंट जो है वी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ वी आई जे और टी आई जे क्या है? ये दोनों मैट्रिसेस हैं जो आप कैसे कैलकुलेट करते हो। जैसे आप अगर किसी भी सिस्टम आपको गिवन है उसमें जो आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हो उसमें जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की प्रोडक्ट की टर्म का जो कॉफिशिएंट है वो आपका बनाता है वी आई जे टर्म्स, और उनके जो डेरिवेटिव्स का कॉफिशिएंट है वो बनाता है टी आई जे टर्म्स इन काइनेटिक एनर्जी। और अब जैसे इसके बाद इसको सॉल्व करके आप यहाँ से आप फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर सकते हो। फिर अगर आपको फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी कैलकुलेट करना है तो आप इसी इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लेके चलोगे, वी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑफ आई जो होगा आपका आइगन वेक्टर, और उसको बराबर रखोगे जीरो के। और अगर आपको इस वेक्टर को नॉर्मलाइज करना है तो आप ये इक्वेशन को फॉलो करोगे जहां पे एक्स आई टी क्या है? इस आइगन वेक्टर का ट्रांसपोज, और इसे आप बराबर रखोगे वन के। यहाँ वन क्या होता है? आपका कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम्स। अब सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम्स में हम क्या करते हैं? वो फोर्सेस स्टडी करते हैं जो सिर्फ आर का फंक्शन होती हैं। ये आर क्या है? जैसे अगर आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो तो वो फोर्सेस जो सिर्फ उनके बीच के डिस्टेंस पे ही डिपेंड करे उन्हें हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। अब सेंट्रल फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इन फोर्सेस के अंदर इस तरीके के मोशन में जो टॉर्क होती है वो जीरो के बराबर होती है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये मोशन हमेशा टू डायमेंशनल मोशन होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इस मोशन के अंदर आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है और वो किसके बराबर होता है? एम आर स्क्वायर ओमेगा के। ओमेगा क्या है? ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी। और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वो जिस प्लेन में आपका मोशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता है। अब सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में आने वाले जो सिस्टम्स हैं उनका हैमिल्टोनियन कैसे लिखा जाता है? वो लिखा जाता है पी आर स्क्वायर बाय टू एम प्लस जे स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एम आर स्क्वायर प्लस वी आर। ये वो पोटेंशियल है जिसके अंडर मोशन हो रहा है, और इन दोनों टर्म्स को हम एक साथ क्या बोलते हैं? हमारा इफेक्टिव पोटेंशियल। अब इस पोटेंशियल के अराउंड जो भी स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसे कैसे निकाला जा सकता है? इफेक्टिव पोटेंशियल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर उसको हम जीरो के बराबर रखेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, जैसे आर इज इक्वल टू आर नॉट, वो होगा आपका स्टेबल पॉइंट। अब इस स्टेबल पॉइंट के अराउंड डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी दो तरीके के मोशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो दो तरीके के मोशंस क्या हैं? पहला मोशन हो सकता है वो सर्कुलर, दूसरा मोशन हो सकता है एलिप्टिकल। सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या है? जब एम आर नॉट ओमेगा स्क्वायर बराबर हो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल एट आर नॉट के। उस केस में फ्रीक्वेंसी निकालने का ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। सॉरी, यहाँ पे आपको डबल डेरिवेटिव लेके चलना है डिवाइडेड बाय एम आर नॉट। और अगर ये मोशन एलिप्टिकल पाथ फॉलो कर रहा है तो आप फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे।
अब अगर आपको कोई भी सेंट्रल फोर्स दी हुई है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। वो क्या है, हमें फोर्स कैलकुलेट करनी होती है जिसके अंडर मोशन हो रहा होता है। तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ आर, ये रिप्रेजेंट करता है आपकी सेंट्रल फोर्स को, जो बराबर होगा एफ ऑफ 1/u। 1/u एक अनदर टर्म है जो हमें आर के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखी है, जहां पे आर जो है वो 1/u के बराबर है, इज इक्वल टू माइनस जे स्क्वायर बाई यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू। आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है और आप सेंट्रल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो मोशन हो रहा होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस लेते हैं। पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, जो रेस्ट पर पड़ा है। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश, जो विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो हम इन दोनों फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस में पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को कैसे रिलेट कर सकते हैं, x बराबर होगा x डैश प्लस वी टी, y बराबर होगा y डैश, z बराबर होगा z डैश और t बराबर होगा t डैश। सिमिलरली आप इन इक्वेशंस का अगर टाइम डेरिवेटिव ले लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप इनमें वेलोसिटीज को भी कैसे रिलेट कर सकते हो। अब जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी को अपने साथ नहीं लेके चलता है, और इसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया था लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसके कंसेप्ट को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। और इस केस में हम वाया लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को इन इक्वेशंस के विद रिस्पेक्ट टू रिलेट करते हैं। तो आपको इन इक्वेशंस को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास रिलेटिविटी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो आपको बेसिकली ये इक्वेशंस को याद करना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है वो होगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जिसका फॉर्मूला है L इज इक्वल टू L नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जहां L नॉट क्या है, आपकी प्रॉपर लेंथ जो किसी रेस्ट फ्रेम में हमने कैलकुलेट की है। और नेक्स्ट है टाइम डायलेशन, जहां पे डेल टी बराबर होगा डेल टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जहां पे डेल टी नॉट क्या है, आपका प्रॉपर टाइम जो आपके किसी भी रेस्ट फ्रेम में आपने कैलकुलेट किया होगा। नेक्स्ट आपको रिजिड बॉडी डायनामिक्स से रिलेटेड कुछ फॉर्मुलाज याद होने चाहिए। बाई चांस अगर आपको रोटेशनल डायनामिक्स में या रिजिड बॉडी डायनामिक्स में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको डिफरेंट कॉन्फिगरेशंस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए। जैसे रोड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप विद रिस्पेक्ट टू सेंटर लोगे तो वो होगा ml स्क्वायर बाई 12, अगर साइड से लोगे तो होगा ml स्क्वायर बाई 3। अगर आप किसी रेक्टेंगुलर प्लेट का कैलकुलेट कर रहे हो जिसकी लेंथ है मान लो a, ब्रेथ है b, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m बाई 12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट एट सेंटर होगा mr स्क्वायर बाई 2, डायमीटर के विद रिस्पेक्ट टू होगा mr स्क्वायर बाय 4। रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपका होता है mr स्क्वायर। अगर आप सॉलिड सिलेंडर लेके चल रहे हो तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाय 2। एनुअल सिलेंडर लेके चल रहे हो, ठीक है, जहां पे हम कहते हैं कि दो सिलेंडर आपस में एक दूसरे के बीच में पड़े हैं, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m बाई 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। होलो सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। एन्युलर सिलेंडर का होता है m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सॉलिड सिलेंडर है, ये होलो सिलेंडर है। सॉलिड स्फीयर का, सॉरी यहाँ पे आएगा स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर, और होलो स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr स्क्वायर। नेक्स्ट आपको ये देखना है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं। जैसे आपको कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी, आपको चेक करना है कि एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है भी या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए आप जैकोबी कैलकुलेट करोगे। जैकोबी होता है ये डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर ये डिटर्मिनेंट 1 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है। अगर वो 1 के बराबर ना आए तो इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल नहीं है। और अगर आप इस डिटर्मिनेंट को अच्छे से देखो तो आपको रियलाइज होगा कि जैकोबी एक्चुअल में किसके बराबर है। जैकोबी बराबर है आपके जो नए आपके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं उनका पॉइसन ब्रैकेट रेशियो विद रिस्पेक्ट टू द ओल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में हैमिल्टोनियन गिवन होगा, आपको उसको कन्वर्ट करना होगा कैमिल्टोनियन के अंदर। वो आप कैसे करोगे, यूजिंग दिस इक्वेशन जो है k इज इक्वल टू h प्लस डेल एफ बाई डेल टी। अब ये f क्या है, f यहाँ पे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंक्शन है। ये फंक्शन एक्चुअल में 4 टाइप्स का होता है जो कि डिपेंड करता है कि ये किन कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है। जैसे f1 फंक्शन होता है स्मॉल q कैपिटल Q का, f2 फंक्शन होता है स्मॉल q कैपिटल P का, f3 फंक्शन होता है स्मॉल p कैपिटल Q का, f4 फंक्शन होता है स्मॉल p कैपिटल P का। अब आपको जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको पुराने और नए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में कोई ना कोई रिलेशन गिवन होगा। आपको उन रिलेशंस को यूज कर वहां पर कोई भी एक तरीके का पर्टिकुलर तरीके का फंक्शन कैलकुलेट करना है, जिसको कैलकुलेट करते वक्त आपको ये डिफरेंशियल रिलेशंस का यूज आएगा। तो आपको इनको याद करना बहुत जरूरी है। वहां से आप उस फंक्शन का पार्शियल टाइम डेरिवेटिव लोगे, उसको हैमिल्टोनियन के अंदर ऐड करोगे और आपके पास आपका नया कैमिल्टोनियन आ जाएगा। अब जैसे हैमिल्टोनियन इक्वेशंस थी वैसे कैमिल्टोनियन इक्वेशंस भी एग्जिस्ट करती हैं, जो किसके बराबर होती हैं, डेल के बाई डेल पी इज इक्वल टू क्यू डॉट, डेल के बाई डेल क्यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट, जो ऑलमोस्ट सेम है आपकी हैमिल्टोनियन इक्वेशन से।